डे एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। हमने ये समझा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं, चाहे हु है, विच है, दैट है, हुज है, होम है, तो ये स्टैंड्स फॉर वी कैन से वर्क एज कैसे करता है। हु, जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला है कि हु ही की तरह वर्क करता है, शी की तरह वर्क करता है, या वी कैन से दे की तरफ वर्क करता है, लेकिन एट दैट टाइम दे मस्ट बी रेफर टू ह्यूमन्स ओनली। विच जो है वो इट की तरह काम करता है, या ऑब्जेक्टिव इट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट टू दे की तरह काम करता है, या ऑब्जेक्ट टू देम की तरह काम करता है, लेकिन उसमें ह्यूमन जो है वो एक्सक्लूडेड है। जो दैट जो है ये वर्क करता है ही की तरह, शी की तरह, इट की तरह, दे की तरह, हिम, हर, इट और देम की तरह, और इसमें सब कुछ आता है इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। हुज जो है वो वर्क करता है एज हिज, एज हर और एज डियर। होम जो है वो हिम की तरह वर्क करता है और हर की तरह वर्क करता है। हु जो है ये सब्जेक्टिव है, विच जो है ये बोथ सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। दैट जो है वो सब्जेक्टिव भी है और वो ऑब्जेक्टिव भी है। हुज जो है ये पोजेशन दिखाता है, बिलोंगिंगनेस ऑफ थिंग्स बताता है। होम जो होता है वो हिम और हर की तरह वर्क करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिलेटिव क्लॉज समझना है। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक विच इज रिलेटिव क्लॉज। बाय डेफिनेशन इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 2, ये भी आपको पता है ये जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये हम यूज करते हैं, we can say it is employed to describe or it modifies the meaning of subject and object or overall the whole clause written before relative pronoun. It is employed to describe or it modifies the meaning of subject or object or whole clause written before it। जो हमने relative clause के पहले जो independent clause लिखा होगा उसमें जो subject होगा और उसमें जो object होगा उसकी meaning को ये इजाफा करता है by giving extra information, और साथ साथ along with the whole मतलब जो independent clause है पूरे उस independent clause को ये डिस्क्राइब करता है। अब चूंकि जैसे कि हमने देखा कि बाय डेफिनेशन कि ये हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को ऐड करते हैं, जो कि हमें भी पता है कि सब्जेक्ट पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ नाउन आता है तो उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि रिलेटिव क्लॉज है ऐड कर सकते हैं। तो इन दैट वे इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एडजेक्टिवल क्लॉज। नंबर 3 जो हमने पहले भी हमने सीखा है, इट ऑलवेज बिगिन्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमने पिछले वीडियोस में भी हमने सीखा है कि अगर हम रिलेटिव क्लॉज को फॉर्म करेंगे तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर ज़रूरी। ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो इसका ये है। ये जो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है रिलेटिव क्लॉज के लिए, नंबर 1 रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, एंड नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें अदर वर्ड्स जो भी वटेवर होंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन साथ होगा उनके। तो दूसरे की अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, वो इसलिए है क्योंकि इन सम केसेस यही रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है एज सब्जेक्ट, क्योंकि उसका ऑलरेडी इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसका एंटीसीडेंट होता है। तो अगर हम एग्जांपल देंगे इसकी, फॉर एग्जांपल whom you know best,
लेकिन इसकी ये हम एंड नहीं कर सकते हैं विद फुल स्टॉप, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हमने ये सीखा है कि उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है विदाउट हैविंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज रिटन बिफोर देम, या वी कैन से हु टीचेस अस इंग्लिश। अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो हम कहेंगे ये जो होम यू नो बेस्ट है ये बन जाएगा जिसको आप जानते हैं। अब यहाँ ये इनकम्प्लीट बाय ट्रांसलेशन से ही पता चलता है कि ये जो जिस इंसान के लिए हमने यूज़ किया है वो हमें पता ही नहीं है। दैट मीन्स ये होम जो है, होम यू नो बेस्ट, जिसको आप बेहतर जानते हैं वो कौन है ये हमें पता नहीं है, जिसको आप बेहतर जानते हैं। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, दूसरे क्लास की बात करेंगे तो इसका मतलब जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है हु टीचेस अस इंग्लिश, बट हम ये नहीं जानते हैं कि ये हु कौन है। अगर हम यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेटिव कर लेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क अगर हम कर लेंगे हु टीचेस अस इंग्लिश, तो उस वक्त ये एक कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और कौन हमें इंग्लिश पढ़ाता है। बट एट द टाइम उसकी मीनिंग जो है वो ये होगा कि हमें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है या कौन हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है। लेकिन इन केस ऑफ रिलेटिव क्लॉज इसका मतलब है जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है। तो यहाँ हमने देखा है कि अगर हम स्ट्रक्चर को इन दो सेंटेंस में देखेंगे कि हमने फॉलो किया है कि नहीं है। अगर देखेंगे होम यू नो बेस्ट, होम जो कि है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यू जो कि है ये सब्जेक्ट इसका है और नो जो है ये वर्ब है और बेस्ट अदर वर्ड्स में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और अदर वर्ड्स आ गया, और यहाँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और उसके बाद वर्ब आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इस टीच के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो ये हु है जिसको हम नहीं जानते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरी बात ये भी है कि हमने ये भी लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एडजेक्टिवल क्लॉज। तो इसको एडजेक्टिवल क्लॉज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बंदा है हु टीचेस अस इंग्लिश, जिसको अभी फ़िलहाल हमने मेंशन नहीं किया है, ये उस बंदे के बारे में ये डिस्क्रिप्शन देता है कि वो इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर है। तो इसको और समझने के लिए हम फर्दर मोर एग्जाम्पल्स देंगे। डेयर ट्यूटर्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आई स्लेप्ड अ बॉय, यू नो हिम बेस्ट। नाहिदा इज़ माई टीचर, शी टीचेस अस इंग्लिश। बिलाल इज़ प्रमोटेड टू SP, हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। सो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं ये? एग्ज़ाम में जब आते हैं तो दो सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसे ही आते हैं और आपको बताया जाता है कि यू हैव टू कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस, बट among the sentences one should become a relative clause. You have to make a clause among these two a relative clause. मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेट मी शो। सो डियर ट्यूटीज, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का है, वो भी Z सीरीज़। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें 3 मार्क्स दिए गए हैं। हर सेंटेंस का एक मार्कस होता है। क्वेश्चन है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लॉज। लाइक मंजूर वर्क्स फॉर ए कंपनी, इट मेक्स शूज। आई हर्ड सम न्यूज़, द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी। तो डियर ट्यूटर्स, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पे देख लिया कि बिल्कुल ऐसे ही 2 सेंटेंसेस आते हैं और आपको बताया जाता है इनको
कंबाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लेकिन इनमें से एक को रिलेटिव क्लॉज बनाइए। तो उससे यही पता चलता है कि अगर आपको इनको कंबाइन करना है तो आपको फिर बता दूं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो एक तो ये एज प्रोनाउन वर्क करते हैं और दूसरा एज कंजक्शन भी ये वर्क करते हैं। आपको इन दोनों को कंबाइन करना है विद दीज रिलेटिव प्रोनाउंस और यहाँ एक क्लॉज नेचुरली रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ करेंगे इनको कंबाइन करने के लिए। बिल्कुल यही जो क्वेश्चन है जो आपने देखा है पेपर पे, ये डिमांड करता है कि आप ज्वाइन कीजिए और एक सेंटेंस में से रिलेटिव क्लॉज बनाए। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, सबको कंबाइन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें किस चीज़ को एनालाइज करना है, किन चीज़ों का हमें मतलब ख्याल रखना है। लेट अस सम अप दोज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर हियर। सो मुझे यहाँ कुछ समअप करना है एंड दैट समअप इज रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट एक्शंस दैट वन शुड कीप इन माइंड बिफोर कंबाइनिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस सो दैट वन शुड बिकम ए रिलेटिव क्लॉज। नंबर 1, look for the third person pronoun mostly in second sentence. Number 2 action, स्टडी द टाइप एंड एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। मतलब ये है कि जिस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपने स्टडी किया है उसका टाइप क्या है और उसके एंटीसीडेंट का कैरेक्टर क्या है। नंबर 3 यू हैव नंबर 3 आपको क्या करना है, नाउ लुक फॉर द मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपने स्टडी किया है, देखा है, उसका टाइप देखा है, उसके एंटीसीडेंट का कैरेक्टर देखा है, अब आपको क्या करना है, उस प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके मैचिंग में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। मतलब इनमें से फॉर इंस्टेंस अगर ही आएगा और आपने इसको स्टडी किया है तो ये सब्जेक्टिव है और ये ह्यूमन को रेफर होता है, तो हु का यूज़ करना है, हु उसके मैचिंग में आता है। अगर इट होगा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा तो विच उसके मैचिंग में आएगा। उसी तरह से ही, शी, इट, दे, हिम, देम वगैरह आ जाएगा तो दैट अगेन उनके मैचिंग में आ जाएगा। हिज, हर, देयर जो कि पोजेशन है तो होज उनके मैचिंग में आएगा। हिम, हर, देम जो कि ह्यूमन हो तो तब जाके होम उस प्रोनाउन के मैचिंग में आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला काम, फोर्थ क्या करना है, रिमूव द थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू स्टडीड। यानी जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने स्टडी किया अभी कि कौन सा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेकंड सेंटेंस में, ठीक है ना, उसको रिमूव करना है। रिमूव फुल स्टॉप आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस, यानी अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो ये फुल स्टॉप है उसको रिमूव करना है। फिर आपको क्या करना है, रीराइट करना है सेकंड सेंटेंस जो कि दूसरा सेंटेंस है, लेकिन वो लिखना है आपको रिलेटिव प्रोनाउन से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आपको इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और फिर एक जो आपका सेंटेंस है वो रिलेटिव क्लॉज होना चाहिए, बनना चाहिए, तो आपको ये जो 6 चीज़ें मैंने लिखी हैं ये काम आपको करने हैं इनको कंबाइन करने के पहले। जैसे लुक फॉर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन मोस्टली इन सेकंड सेंटेंस, तो आपको ढूंढना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और वो भी किस में, ज़्यादातर जो सेकंड सेंटेंस है उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो उसको पहले देखना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एग्जाम्पल में ये वाला सेंटेंस लेंगे, आई स्लैप्ड अ बॉय यू नो हिम बेस्ट, तो मेरा पहला काम है लुक फॉर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन मोस्टली इन सेकंड सेंटेंस, तो मुझे मिला हिम।
क्लियर। थर्ड पर्सन जो सेकंड सेंटेंस में है वो है हिम। तो दूसरा जो काम मुझे करना है, स्टडी द टाइप एंड एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। तो यही जो प्रोनाउन मैंने फाइंड आउट किया है, मुझे देखना है इसका टाइप क्या है। तो अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये सब्जेक्टिव है और नो का जो ये ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव निकला, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। नंबर 2, इसके एंटीसीडेंट का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो हमेशा ह्यूमन ही होता है। तो मतलब दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड कर ली, एक इसका जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव, दूसरा इसका जो एंटीसीडेंट है वो है ह्यूमन, ठीक है ना। और यही से पता चलता है अगर ये प्रोनाउन है तो यहाँ इस पहले वाले सेंटेंस में कौन सा ऐसा नाउन है जिसके बदले आपने हिम यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली हिम का जो एंटीसीडेंट है वो है अ बॉय, और अ बॉय क्या है, ह्यूमन है यहाँ। ओके फिर थर्ड वाला आपको जो एक्शन करना है वो है नाउ लुक फॉर द मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपका ये काम है कि इसके मैचिंग में कौन सा वाला रिलेटिव प्रोनाउन आता है। नंबर 1 वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नंबर 2 वो ह्यूमन बीइंग को रेफर होना चाहिए। और अगर हम यहाँ नज़र डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन्स में तो हमें जो हु है ये है सब्जेक्टिव में हमें मिलता है, तो ये उसके साथ मैच नहीं करता है, ठीक है ना। विच जो है इट दे देम, तो ये उनके साथ मैच नहीं करता है। अगर हम यहाँ दैट की अगर बात करेंगे, ही शी इट दे हिम देम, तो इसमें ही है ये दैट के साथ मैच करता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला नहीं है। हाँ लिख सकते हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्यों नहीं है वो भी हम आगे जाके एक और एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझाएंगे आपको। फिर है हुज, हिज, हर, देयर, तो ये भी मैचिंग नहीं है। होम, हिम, हर, देम जो कि ह्यूमन है, तो हिम यहाँ मैच कर रहा है किसके साथ, हिम के साथ। एक तो ये भी ऑब्जेक्टिव है और दूसरा ये भी ह्यूमन को रेफर होता है। तो ठीक है, फिर ये तो हमने देखा। अब मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, फिर आपको चौथा वाला काम करना है क्या, रिमूव द थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू स्टडी। वो प्रोनाउन जो आपने स्टडी किया उसको रिमूव करना है, मतलब इस हिम को यहाँ से हटाना है, पूरा एलिमिनेट ही करना है इसको, रिमूव ही करना है इसको। फिर क्या करना है, फिफ्थ वाला एक्शन, रिमूव फुल स्टॉप आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस जो यहाँ है इसको रिमूव करना है। ओके फिर क्या करना है, री राइट द सेकेंड सेंटेंस विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये हमें री राइट करना है, लेकिन हिम के बदले आपको अब लिखना क्या है, होम लिखना है। अब क्वेश्चन आ गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर ये रिलेटिव क्लॉज है तो इसको कहाँ लिखा जाए, यहां लिखा जाए या एट द एंड लिखा जाए, ठीक है ना। तो ये कैसे हम कर लेंगे, जो इसकी है प्लेसमेंट जो रिलेटिव क्लॉज की हैं वो बाय डेफिनेशन ये बताता है कि जो भी रूल है, रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज रिटन नेक्स्ट टू द नाउन और ऑब्जेक्ट दैट इट मॉडिफाइज। यहाँ ये समझेंगे कि रिलेटिव क्लॉज जो कि हमें पता है कि ये या तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है या तो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो बिल्कुल उसको उसके बगल में लिखना है, अगर ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो उसको उस वक्त उसी के बगल में लिखना है, यानी उसी के नियर में लिखना, इमीडिएटली आफ्टर इट इज एंटीसीडेंट। मतलब रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज रिटन इमीडिएटली आफ्टर either subject if it qualifies the subject or after object if it modifies the object। ओके तो हम यहाँ रीराइट कर लेंगे अगेन, वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पे, रीराइट द सेकंड सेंटेंस विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये वो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि अब यहाँ जो है ये इसका एंटीसीडेंट अ बॉय है तो हम उसके नज़दीक में लिखेंगे। तो हम अगर कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे,
ओके ये भी हमें पता है कि अगर अब आपने सेकंड वाले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है तो वो एट द बिगिनिंग लिखना है। तो मेरा पहला जो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ था वो तो कंप्लीट हो गया, और जो काम है यहाँ रिमूव फुल स्टॉप, अब मैंने वो रिमूव भी किया है। अब मुझे क्या करना है, उसको रीराइट करना है अलॉन्ग विद रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके मैचिंग में कौन आया, वो आ गया था होम। होम, फिर इसको वापस ऐसे लिखना, होम यू नो बेस्ट, होम यू नो द बेस्ट। ओके, तो हमारा जो सेंटेंस बन गया, आई स्लैप्ड अ बॉय होम यू नो बेस्ट। तो मैंने क्या किया, इस होम को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ थर्ड पर्सन को देखा, थर्ड पर्सन को रिमूव किया, और बिल्कुल जो इसके साथ मैच रिलेटिव प्रोनाउन में करेगा वो मैंने यहाँ उसके रिप्लेस में लिखा है। लेकिन बाय रूल कि रिलेटिव जो क्लास होता है उसके बिगिनिंग में रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पे होम नहीं लिख सकता क्योंकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए मुझे इस क्लास के एट द बिगिनिंग में लिखना पड़ा। और आपका जो ये सेंटेंस बन गया, ये बन गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, होम विदाउट होम और अलॉन्ग विद होम, होम यू नो बेस्ट, ये बन गया आपका रिलेटिव क्लास। होम से शुरू हुआ, डिस्क्राइब किसको करता है, अब ये पूरा जो क्लास है एज अ होल ये डिस्क्राइब कर रहा है ए बॉय को, कि मैंने थप्पड़ मारी थी एक लड़के को जिसको आप बेहतर जानते हो। ओके, तो अगर पहले हमने लिखा था जिसको आप बेहतर जानते हो, वो जिसको हमें पता नहीं था, लेकिन इस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के वजह से हमें ये पता चला कि नहीं ये ए बॉय था। अब इस पूरे रिलेटिव क्लास ने कंप्लीट सेंटेंस दी, बिकॉज ऑफ आई स्लैप्ड ए बॉय इसके अटैच में आ गया। चलो दूसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, यही चीजें फॉलो कर लेंगे। नाहिदा इज माई टीचर, शी टीचेस अस इंग्लिश। नाउ पहला काम क्या है, लुक फॉर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन मोस्टली इन सेकंड सेंटेंस, वो है शी। ओके, नंबर 2, स्टडी द टाइप एंड एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। तो टाइप क्या है, सब्जेक्टिव। ओके, नंबर 3 इसका क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट इसका ह्यूमन है, क्योंकि शी हमेशा ह्यूमन को रेफर होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है। ओके, फिर क्या करना है, तीसरा काम, नाउ लुक फॉर द मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको बिल्कुल ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ ढूंढना है जो बिल्कुल शी के मैचिंग में हो। जरा देखते हैं, आए वापस, हु, ही, शी, दे ह्यूमन को रेफर होता है। अब देखिए शी तो पता ही है ह्यूमन को रेफर होता है, तो यहाँ मैचिंग में इस शी का क्या है, हु है। तो ठीक है, हमने मैचिंग वाला भी देखा, फिर हमें रिमूव करना है थर्ड पर्सन को, फिर हमें शी को रिमूव करना है यहाँ इसको, फिर फुल स्टॉप को भी रिमूव करना है, फुल स्टॉप को भी रिमूव करना है, और फिर रीराइट करना है जो सेकंड सेंटेंस है विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। तो मैचिंग में कौन आ गया, आपका हु आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ सवाल है इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, ये जो शी टीचेस अस ये बन जाएगा हु टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है ना। अब प्लेसमेंट कहाँ होगी, प्लेसमेंट जरा देखिए, रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज रिटन नेक्स्ट टू द नाउन ऑब्जेक्ट दैट इट मॉडिफाइज। तो यहाँ आपको ये, अगर हम ये रूल देखते हैं तो हमें यहाँ पता चला कि रिलेटिव क्लॉज लिखा जाता है नेक्स्ट टू द एंटीसीडेंट, टू इट इज एंटीसीडेंट। और देखते हैं, नाहिदा इज माई टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश, ये हु जो है ये किसको अब रेफर होता है, रेफर बैक होता है नाहिदा को। तो हम नाहिदा के बगल में लिखेंगे इसको, कैसे कहेंगे, नाहिदा, फिर लिखेंगे सेकंड सेंटेंस को रीराइट करना है विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन, और वो क्या है, हु। तो ये तो मैंने रीराइट किया सेकंड सेंटेंस। नाउ हम लिखेंगे अनदर पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि हमने पहले नाहिदा लिखा, अब हम लिखेंगे इज माई टीचर। तो फिर से वेरी इजीली हमें मिला, नाहिदा हु टीचेस अस इंग्लिश इज माई टीचर। आप यहाँ इंसर्ट कामा कर सकते हो, बिल्कुल कवर कर सकते हो पूरे रिलेटिव क्लॉज को विद कामाज। हम ये भी समझेंगे क्यों करेंगे और इनका रीज़न क्यों है,
और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। क्लियर? तो फिलहाल के लिए हमने इन दोनों को कंबाइन किया, फिर हु टीचेस अस इंग्लिश रिलेटिव क्लास बन गया, जो कि यहाँ है, शी टीचेस अस इंग्लिश। ज़रा अब थर्ड वाले को कर लेते हैं। तो यही 6 चीज़ें जो हैं यही कर लेंगे। यहाँ भी हमने लुक फॉर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो है आपको हिज, ठीक है ना। ठीक है, अब स्टडी करना है इसको टाइप एंड एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट अगर मैं टाइप अगर मैं इसकी बात कर लूँगा तो ये पॉजेसिव है, ये पोजेशन दिखाता है क्योंकि ये कहता है हिज ब्रदर, उसका भाई, ठीक है ना। और इसका जो एंटीसीडेंट है यहाँ है, फिलहाल यहाँ बिलाल है और बिलाल इंसान है, तो ये ह्यूमन को ही रेफर होता है। जब ह्यूमन की कोई बिलोंगिंगनेस है तब जाके हम हिज यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, तो हमने ये भी स्टडी किया। फिर रिमूव द थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू स्टडीड, फिर हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ओके, इसको रिमूव किया, फुल स्टॉप को रिमूव करना है, फुल स्टॉप को भी रिमूव करेंगे। उसके बाद रीराइट द सेकंड सेंटेंस विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन। फिर हमें इस सेंटेंस को, जो कि दूसरा सेंटेंस है, इसको हमें रीराइट करना है, लेकिन रीराइट करना है किससे, मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउन से। अब हम जरा देखते हैं जो पॉजेसिव भी है और ह्यूमन को रेफर होता है, इन रिलेटिव प्रोनाउंस में से कौन सा वाला प्रोनाउन हिज के साथ मैच करता है। तो हमें मिला हुज, क्योंकि यहाँ है हिज के साथ ये मैच करता है, ठीक है ना। तो रीराइट करते हैं। अब हम क्या लिखे, प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट जो हिज ब्रदर है, ये इसका जो एंटीसीडेंट है वो है बिलाल, तो इसका मतलब जो वो सेकंड सेंटेंस हमें रीराइट करना है विद मैचिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, वो हमें इमीडिएटली लिखना है आफ्टर बिलाल। तो क्या बनेगा, बिलाल हुज, क्योंकि हिज किसके साथ मैच हुआ, हुज के साथ। फिर लिखना है रेस्ट वाला पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, डन। तो हमने कंबाइन किया और इनको कंबाइन किया, हु से कंबाइन किया, और मेरा जो हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड है ये रिलेटिव क्लास बन गया। बस आप सभी को ये स्टेप्स, ये जो एक्शंस बिफोर करने हैं, ये आप इसे सॉल्व कोई भी एग्जांपल कर सकते हो है। बिल्कुल ये जो 6 चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो अब 5 एग्जांपल और लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इनको कंबाइन करेंगे और कैसे फिर एक को रिलेटिव क्लास बनाएंगे। बिल्कुल प्रोसीजर वही सिमिलर है जो हमने पहले वो जो 6 एक्शंस जो बिफोर करने हैं वो आपको करने हैं। यहाँ फिर वापस आई बॉट अ पेन, आई लॉस्ट इट, लुक फॉर द थर्ड पर्सन एंड दैट इज इट, है ना, इट। और ये इसका टाइप और एंटीसीडेंट क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है। और ये किसके बदले यूज हुआ है, ए पेन विच इज़ ए नॉन ह्यूमन, और नॉन ह्यूमन के साथ यहाँ विच आता है, ठीक है ना। तो ये नॉन ह्यूमन हो। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, इसको इसके मैचिंग में आ जाएगा अब विच, फिर इसको रिमूव करना है, फुल स्टॉप भी रिमूव करना है। और ये कहाँ लिखेंगे, फिर अगर हम रिलेटिव क्लास लिखेंगे, अब इसके मैचिंग में आता है विच, तो विच कहाँ लिखेंगे, ये फुल स्टॉप रिमूव करना है, क्योंकि ये ए पेन इसका एंटीसीडेंट होगा, तो इमीडिएटली आफ्टर इट लिखना है। जैसे हम क्या कहेंगे, आई बॉट ए पेन
आई बॉट अ पेन विच आई लॉस्ट, और विच आई लॉस्ट बन गया आपका रिलेटिव क्लास, और दोनों को भी आपने कंबाइन किया। और रिलेटिव क्लास मैंने कहाँ लिखा है, अब चूंकि इसने अ पेन को डिस्क्राइब किया है विच इज़ द ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे इसको बिल्कुल नेक्स्ट टू द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। दूसरा कर लेते हैं। The boy and his dog are lost. We saw them yesterday. Look for the third person and that is them, which is object and इसका antecedent human भी हो सकता है और इसका antecedent नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ इसका एंटीसीडेंट देखेंगे वो है द बॉय एंड हिज डॉग, ठीक है ना। अब अगर देम जो है उसके मैचिंग में हम हु तो नहीं आएगा क्योंकि ये दे के साथ आता है और दे का है देम यहाँ विच, तो इसके मैचिंग में आएगा। लेकिन फिर हमें उसका एंटीसीडेंट भी देखना है। एंटीसीडेंट में दो आ जाते हैं, दो एंटिटीज आते हैं, एक ह्यूमन आता है दूसरा नॉन ह्यूमन आता है। सो आई डोंट थिंक इट फिट्स देयर कि हम विच लिखेंगे, क्योंकि विच यहाँ ह्यूमन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, और हाँ डॉग के लिए कर सकते थे, लेकिन उस देम का मतलब है दोनों, द बॉय भी एंड हिज डॉग भी। ओके, सो विच हम नहीं यूज़ करेंगे। ओके, फिर रहा देम, अगेन है मैचिंग में आता है दैट। ये दोनों तो फिलहाल नहीं आते हैं क्योंकि होम भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ह्यूमन भी है और नॉन ह्यूमन भी है, ये खाली ह्यूमन के साथ आता है, बचा दैट। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि दैट की एक एग्जांपल हम ज़रूर कर लेंगे कि कहाँ आपको ये दैट लिखना है। जब आप लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे ना कि ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है या दोनों हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी प्रोनाउन के साथ जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ए चाइल्ड एंड यू डोंट नो द जेंडर देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है ना। तो इट आपने उस वक्त यूज़ किया था ह्यूमन के साथ, बट यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि अब हु लिखेंगे, विच लिखेंगे या क्या लिखेंगे, तो बेहतर है हम एट दैट टाइम दैट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका मैचिंग में आ गया दैट। अब इसकी फुल स्टॉप भी रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ है, तो ये अब चूंकि द बॉय एंड हिज डॉग इसका एंटीसीडेंट है, तो बिल्कुल इसको यहां से लिखना शुरू कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, द बॉय, रीराइट करने के बाद द बॉय एंड हिज डॉग दैट वी सॉ यस्टरडे आर लॉस्ट। तो मैंने दैट वी सॉ यस्टरडे ये हमारा रिलेटिव क्लॉज बन गया एंड यू हैव रिटन इट इमीडिएटली आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट, या जिसको ये डिस्क्राइब करता है। ओके, इसको आप ओके चलो कोई नहीं। मंजू वर्क्स फॉर ए कंपनी, इट मेक्स शूज। एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो हम इसको बिल्कुल करेंगे, पहले स्टडी कर लेंगे थर्ड पर्सन को, वो है इट। इट सब्जेक्टिव है, ये बिफोर वर्ब आ गए हैं तो ये सब्जेक्टिव है। ओके, इंसिडेंट तो इट है, तो ये नॉन ह्यूमन को ही रेफर होता है। तो ऐसा क्या है जो सब्जेक्टिव है और नॉन ह्यूमन को रेफर होता है, हु तो नहीं आएगा, अब है विच। अब चूंकि हमें ये पता है कि यहाँ इसका एंटीसीडेंट ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप दैट यूज़ कर सकते हो बट मोस्ट अप्रोप्रिएट है आप विच यूज़ कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे और फिर रीराइट करेंगे और लिखेंगे आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज, है ना। मंजूर जो जूते बनाती है, मंजूर उस कंपनी के लिए काम करता है। तो इसको कीजिए। अब ये विच में के शूज़ हमारा रिलेटिव क्लास बन गया। कहाँ हमने लिखना है, अब चूंकि ये एक कंपनी के बारे में है कि वो जो जूता बनाती है, तो इसलिए उसी के बाद लिखते हैं। इसको कीजिए। साहिल बिकेम एन IPS, आई टॉट हिम इन चाइल्डहुड। अब लुक फॉर द थर्ड पर्सन, वो है हिम, ये है ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन को रेफर होता है, और हिम जो है यहाँ अगेन दैट भी यूज़ कर सकते हो और होम भी यूज़ कर सकते हो। अब चूंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो साहिल है ये ह्यूमन बीइंग ही है, कोई नॉन ह्यूमन नहीं है, तो दैट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होम है।
ठीक है ना। हिम किसके मैचिंग में आ गया, होम के मैचिंग में आ गया। तो हम लिखेंगे, रिमूव करेंगे फुल स्टॉप आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस, होम आई टॉट। अब इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदले हमने होम लिखा है इन चाइल्ड। ओके, तो हु भी आ गया, विच भी आ गया, दैट भी आ गया, और हुज जो है ये इसके पहले की जो हमने एग्जाम्पल दिखाई, जो पोजेशन दिखा था, जैसे अगर हीज होगा, हर होगा, वगैरह होगा, तो एट दैट टाइम वो मैचिंग करता है हुज के साथ, तो एट द टाइम यू कैन यूज दिस हुज। ओके, है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आया है, तीनों है आपके पास, और आई होप कि आप मुझे इनको सॉल्व करेंगे और वो मेरे कमेंट में लिखेंगे इस वीडियो के नीचे।